नमस्कार दोस्तों। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मुहावरा पुराना है लेकिन माहौल नया है, किरदार नए हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि किस संदर्भ में इस मुहावरे का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद 10 दिनों से झटके पर झटके झेल रहे गौतम अडानी को उबारने के लिए कोतवाल साहब के सारे सिपाही अपने अपने ढंग से सक्रिय हो गए। बीते 3 दिनों के भीतर कोतवाल साहब के सिपाहियों और उनके महकमों के बयानों से कम ऐसा ही लग रहा है, सब चंगा है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके। और अगर सब चंगा है जैसा माहौल बनाया जा रहा है तो उसकी वजह तो आप जानते ही हैं। फिर भी कुछ मैं बताता हूं, सुनते जाइए धैर्य से और इत्मीनान से। आज ही मुझे 3 साल पुराना एक वीडियो दिखा जिसमें मंच पर गौतम भाई अडानी है, सामने अमित भाई शाह है, गुजरात में ऐसे ही बोला जाता है, बगल में योगी आदित्यनाथ है। पूरा हॉल बड़ी बड़ी हस्तियों से भरा है। मंच से गौतम अडानी अमित शाह के लिए जो कह रहे हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए। देश की सत्ता और देश के सबसे बड़े अमीर गौतम अडानी का रिश्ता अगर इतनी पुरानी और इतनी ठोस बुनियाद पर टिकी हो तो उसे ऐसे झटकों से उबारा भी जा सकता है, चाहे उसके लिए कोतवाल साहब को कितना भी जोर क्यों न लगाना पड़े। गौतम अडानी ने अमित शाह से अपने रिश्तों को लेकर जो कहा था वो मेरे लिए भी चौंकाने वाली जानकारी की तरह है। अडानी पर सैकड़ों पन्ने पढ़ने के बाद भी यह जानकारी मुझे पहली बार इस वीडियो में देखने के बाद मिली। अपनी अज्ञानता के लिए मैं माफी भी चाहता हूं अगर आपको पता होगा तो, लेकिन इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले सुनिए कि आज दिन भर में क्या हुआ। मोदी और अमित शाह से अडानी के ऐसे रिश्ते ना होते तो विपक्ष के इतने हंगामे के बाद भी सरकार जांच से बचने की ऐसी कोशिश न कर रही होती। संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो आज भी हुआ। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की, जेपीसी की मांग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। विपक्षी नेताओं ने आपसी एकजुटता दिखाते हुए बैठक की। कांग्रेस, डीएमके, लेफ्ट, जेडीयू, सपा, आम आदमी पार्टी और ऐसी कई पार्टियों के नेता कहते रह गए कि सरकार जांच कराए, लेकिन मोदी सरकार के सामने इन सब की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी को लेकर मोदी से हम अडानी के हैं कौन के हैशटैग के साथ हर रोज 3 सवाल पूछने का एक सिलसिला शुरू किया है। कल भी 3 सवाल पूछे थे, आज भी 3 सवाल पूछे गए। कल जो 3 सवाल पूछे थे उसमें उन्होंने ये पूछा था कि वर्षों से आपने प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, खुफिया राजस्व निदेशालय जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने, धमकाने, व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए किया है, जो आपके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप है। अडानी के खिलाफ लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की जांच के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है या की गई है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। यह कैसे संभव है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस घराने में से एक, जिसे हवाई अड्डों और बंदरगाहों में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी गई है, लगातार आरोपों के घेरे में होने के बावजूद लंबे समय से गंभीर जांच से बचता चला आ रहा है। ऐसे ही 3 सवाल ये कल के हैं, ऐसे ही 3 सवाल आज भी हैं। जिसने एलआईसी को लेकर सवाल है कि एलआईसी ने जोखिम भरे अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश कैसे किया जबकि निजी फंड प्रबंधकों ने इससे किनारा कर लिया था। क्या यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान निवेश करते समय अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में सजग रहें, या फिर आपके पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आपके मन की बैंकिंग का एक उदाहरण था। आज जो 3 सवाल हैं उसी में तीसरा सवाल है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद पहली बिकवाली में एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 32,000 करोड़ गिर गया, जिससे एलआईसी की स्वयं की स्वीकारोक्ति के मुताबिक 27 जनवरी 2023 को उसके शेयरों का मूल्य 56,000 करोड़ रह गया। तब से अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई शेयरों में 50% गिरावट आई है। क्या आप 24 जनवरी के बाद एलआईसी द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश से हुए नुकसान की सही जानकारी साझा करेंगे? ऐसे सवाल, और ऐसे में आपको शेयर धारकों का विश्वास जो कम हो रहा है उसके लिए जांच करनी चाहिए। ये सब उन्होंने सवाल लिखा है, लेकिन क्या इन सवालों का कोई असर होगा, ये देखने की बात है। कुछ और चीजें
इस बीच आज यह भी हुआ कि अडानी की कंपनियों को शेयर बाजार में आज भी हजारों करोड़ का चूना लग गया। मोदी सरकार की वित्त मंत्री से लेकर कई मंत्रियों की तरफ से अडानी संकट पर, जिसे विपक्ष अडानी कांड कह रहा है, लीपापोती के बाद भी अडानी की कंपनियों का नीचे की तरफ लुढ़कना ऐसे जारी रहा। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार की तुलना में अगर देखें तो थोड़ी राहत आज जरूर मिली, लेकिन अडानी की कई कंपनियों के शेयर बाजार खुलने से लेकर बंद होने तक लगातार हिचकोले खाते रहे। शाम होते होते 31,534 करोड़ की चपत की खबर आ गई। 31,000 से ज्यादा। बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट के मुताबिक 25 जनवरी से अब तक के नुकसान का अगर कुल हिसाब किताब करें तो अडानी की कंपनियों के नेटवर्थ में लगभग 10,88,000 करोड़ स्वाहा हो चुका है, हवा हो गए। आज भी 10 में से 9 कंपनियों के शेयर ने लोअर सर्किट को छू लिया, एकदम बेस टक। आज सुबह सुबह खबर यह भी आई कि ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से यह कह दिया गया कि अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को मार्जिन लोन के लिए कोलेट्रल के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी एक झटका है। और ऐसा ही झटका स्विस क्रेडिट की तरफ से और सिटी ग्रुप की तरफ से बीते सप्ताह लगा था, जब उन दोनों ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। हालांकि सिटी बैंक की तरफ से अडानी पर कोई लोन नहीं है, फिर भी शेयर बाजार में लग रहे झटकों के बीच ऐसी खबरें अडानी की नींद हराम करने के लिए काफी है। लेकिन जब तक देश के कोतवाल साहब का साथ है, तब तक अडानी साहब के लिए कवच तो मौजूद है। कवच तो समझते हैं, कवच कुंडल। थोड़ी ऊब डूब के बाद कई हाथ उन्हें उबारने के लिए आगे आने लगे। कल के वीडियो में मैंने विस्तार से आपको बताया था। अब अडानी और अमित शाह के जवानी के दिनों के उस रिश्ते की बात जिसका जिक्र खुद अडानी ने किया है और जिसका जिक्र शुरू में मैंने वीडियो में किया था। दरअसल मुझे करीब 3.5 साल पुराना एक वीडियो दिख गया। यह वीडियो जुलाई 2019 में हुए यूपी के इन्वेस्टर समिट का है। अमित शाह चीफ गेस्ट थे। अपने भाषण के दौरान अडानी उनके साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र कर रहे थे। वीडियो में जो कहा वो मैं हूबहू आपको बता रहा हूं। कॉपीराइट की वजह से वीडियो को मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल मेरे वीडियो पे कुछ कॉपीराइट भी आता है 10-20 सेकंड चलाने पर। यह भी एक सुनियोजित ढंग से हो रहा होगा, ऐसा मेरा आंकलन है। चलिए, बहरहाल उसमें क्या है, अडानी ने कहा, अमित भाई मैं आपको तब से जानता हूं जब हम दोनों करीब 25 साल के थे। उन दिनों अमित भाई पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री चलाते थे और मैं प्लास्टिक में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था। मेरी नजर में अमित भाई उन चुनिंदा लोगों में से थे जो अपने हर उद्देश्य पर अटल होकर काम करते थे और जिनकी अपने व्यापार के जड़ तक में अच्छी पकड़ थी। तब मुझे शायद ही इस बात का अंदाजा था कि अमित भाई सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे, जहां उनकी गिनती देश के प्रसिद्ध नेताओं में होगी। मुझे पिछले कई सालों से आपको करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो शिखर पर तो अडानी साहब भी पहुंचे। रिश्ता उस समय का था जब दोनों कारोबार में थे। अमित शाह गृह मंत्री, वो कारोबारी। अब समझ सकते हैं, आज अडानी करीब 60 साल के हैं और अमित शाह करीब 58 साल के। दोस्ती तब से है जब दोनों 25 साल के थे, बकौल अमित शाह बकौल अडानी, यानी करीब 35 साल पुरानी दोस्ती है। इसी तरह के रिश्ते मोदी से भी होंगे। ये तमाम तरह की खबरें इसको लेकर आती रहती है। बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूं। नेता और कारोबारी के बीच पुरानी दोस्ती होना वैसे भी कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, हो सकती है। मैं भी इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं कि दोस्ती क्यों है, किसी से भी दोस्ती हो सकती है। और तब ना अडानी को पता होगा कि वो यहां पहुंचे होंगे, ना अमित शाह को पता होगा कि यहां पहुंचेंगे। लेकिन सवाल तब उठता है जब कहा जाने लगता है कि उस दोस्ती का फायदा मिल रहा है क्या, या अडानी की उड़ान में इस दोस्ती से पंख लगा है क्या। अडानी के जहाज में मोदी जी कई बार उड़ते रहे, वो तस्वीरें आप कई बार देख भी चुके होंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि 10 दिनों से बाजार में लुढ़कते अडानी को मजबूत सहारा कब मिलता है, उनकी उछाल कब वापस लौटती है। फिलहाल तो यह है कि चपत बहुत मोटी लगी है, बहुत तगड़ी लगी है। इस चपत की गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भी अडानी की प्रति सरकार के रवैये को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। हालांकि ये सवाल और राहुल की ऐसी बातें कोई नई नहीं है। राहुल 2014 के चुनाव में भी ये बात कहते रहे, तब से लगातार कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है।
अडानी के इतने लुढ़कने के बाद और विपक्ष के ऐसे तमाम बयानों के बाद भी सरकार जांच कराएगी क्या? राहुल जो पूछ रहे हैं वो सुनिए पहले। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अब देखते हैं कि विपक्षी नेताओं के हमले के बाद भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अडानी के उभार को समझने के लिए अब एक और खबर देखिए। आज ही ट्विटर पर तैरती हुई एक पुरानी रिपोर्ट मुझे दिख गई, जो अक्टूबर 2021 को राजस्थान पत्रिका में छपी थी। हेडलाइन स्क्रीन पर है। क्या हेडलाइन में? सरकार ने 400 करोड़ खर्च करके चमकाया, अब अडानी समूह काटेगा और कूटेगा चांदी। सच को कई बार सपाट तरीके से बयान कर दें तो कितना तीखापन और पैनापन आ जाता है, इस रिपोर्ट की हेडलाइन से पता चलता है। राजस्थान से छपने वाले अखबार के संपादक या रिपोर्टर या अखबार के प्रबंधन ने, लगता है, जयपुर एयरपोर्ट को अडानी के खाते में जाने को दिल पर ले लिया। पहली लाइन ही में लिखा है, 50 साल के लिए जयपुर एयरपोर्ट की कमान अडानी समूह के हाथ में, यात्रियों की जेब पर पड़ेगा भारी। 10 अक्टूबर की रात 12 बजे से अपना जयपुर एयरपोर्ट हो गया पराया। अपना जयपुर हो गया पराया। इसमें लिखा गया है कि कैसे सरकार ने इतना खर्च करके, शानदार एयरपोर्ट तैयार करके, पीपीपी मॉडल के नाम पर एयरपोर्ट की चाबी अडानी समूह को सौंप दी है। लगता है पूरी थाली उनके सामने परोस दी है। विस्तार से बाकी बातें भी लिखी है, और एयरपोर्ट के विकास पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद अडानी को सौंपने की मंशा पर सवाल भी खड़े किए गए। खबर में बताया गया है कि कैसे यात्रियों की जेब से अडानी के खाते में पैसे जाएंगे, और सरकार ने कैसे सब कुछ बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली के अखबार में ऐसी खबरें दिखती भी नहीं है, जहां अडानी और मोदी और ऐसी कोई बात हो। दिखी होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसी खबरें मैं चाहता हूं देश के सामने आए। ऐसे एक एक करके देश के 7 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर 50 साल की लीज पर अडानी साहब की झोली में चले गए हैं। हालांकि यह भी सही है कि अडानी साहब ने सबसे ऊंची बोली लगाकर हाईएस्ट बिडर के तौर पर इन एयरपोर्ट्स को हासिल किया है। जब हैसियत आसमान चूम रही हो तो ऊंची बोली अडानी के सामने दूसरा लगा भी कौन सकता है। सरकार अपनी, अरबों का साम्राज्य अपना, सिस्टम में पैठ अपनी, अमित शाह और मोदी से रिश्ता पुराना अपना। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी साहब को जिस तरह से झटके पर झटके लगे हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि थोड़े दिनों के लिए एयरपोर्ट को अपनी झोली में डालने का मंसूबा रखने वाले अडानी साहब को दिक्कत हो सकती है। मतलब बाकी एयरपोर्ट को चाहते हैं कि सब उनके कब्जे में आए। आज की तारीख में देश के 7 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के हवाले है। उसका संचालन अडानी ग्रुप करता है। लेकिन अडानी की नजर देश के बाकी करीब 1 दर्जन ऐसे एयरपोर्ट पर भी है, जिसे सरकार आने वाले दिनों में बेच सकती है, जिसे 50 साल के लिए लीज पर देना कहा जाता है। बेचना थोड़ा सा लगता है, बेच दिया तो लीज पर देते हैं। लेकिन अगर अडानी की हालत अगले कुछ महीनों में नहीं सुधरी तो उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, झटका लग सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अडानी सबसे ऊंची बोली लगाकर एयरपोर्ट हासिल करने की हालत में नहीं रह गए। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा
किसी एनालिस्ट के हवाले से उस खबर में जिक्र है कि अडानी की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कमजोर होने की वजह से नए एयरपोर्ट को लेने में मुश्किल होगी। फरवरी 2019 में अडानी ने देश के 6 अहम हवाई अड्डों को 50 साल की लीज पर लेने में कामयाबी हासिल की थी। लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये सारे एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिए गए। अडानी इसको अपग्रेड करेंगे और ऑपरेट करेंगे। बिड में अडानी ने सबको पीछे छोड़ा और ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए अडानी के जिम्मे आ गए। अब एक अनुमान के मुताबिक अडानी को पहले की तरह आर्थिक मजबूती हासिल करने में, या कहें पहली वाली स्थिति में पहुंचने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर बता रहा हूं। हालांकि कोतवाल साहब का सहारा हो तो पहले भी उबर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर सरकार ने कुछ और हवाई अड्डों को लीज पर देने का फैसला किया तो अडानी के दूसरे खिलाड़ियों को बिडिंग में पीछे छोड़कर नए हवाई अड्डे हासिल करना अडानी के लिए मुश्किल होगा, यह हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियंत्रण वाले 11 से 13 हवाई अड्डों को बेचने के प्लान पर काम कर रही है। सब कुछ बेचना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले 18 जनवरी को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ की तरफ से एक बयान भी आया था, जिसमें कहा गया था कंपनी आने वाले समय में होने वाली ऐसी बिडिंग में जरूर हिस्सा लेगी। भाई, एयरपोर्ट खरीदना है तो अंबानी तो हिस्सा लेंगे, ऊंची बोली भी लगाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को इस बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा अगर यही स्थिति रही तो। लेकिन इस खबर में एक दिलचस्प एंगल भी है। अगर एयरपोर्ट के डिसइन्वेस्टमेंट की बिडिंग अगले 3 से 6 महीने में हुई तो एग्रेसिव बिडिंग करके इन एयरपोर्ट्स को हासिल करने में अडानी को दिक्कत होगी। लेकिन अगर यह बिडिंग 2 साल बाद हुई तो अडानी के लिए तमाम एयरपोर्ट्स को हासिल करना पहले की तरह आसान हो जाएगा। समझ गए बात? तो सरकार जल्दी क्यों करेगी? 2 साल बाद करेगी। मोदी सरकार और अडानी के रिश्ते में इतनी मिठास है कि सरकार तो चाहेगी कि बचे खुचे हवाई अड्डे भी अडानी जी की ही झोली में चले जाए। जब 7 हवाई अड्डे अडानी के पास हैं ही तो 10-12 हवाई अड्डे और सही, और ये हवाई अड्डे उन्हीं के पास चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सहूलियत भी रहेगी, सब अपने आदमी के पास रहेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह, वो कहते हैं ना सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह सिंगल ऑनर ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स गौतम अडानी, सुनने में भी अच्छा लगता है। सरकार का एयरपोर्ट नहीं रहा तो क्या होगा? अडानी जी का तो रहेगा। बस शहर अलग अलग होंगे, नाम अलग अलग होगा, सबका मालिक एक होगा। अडानी 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 और सिर्फ अडानी। एक आदमी या एक कंपनी से डील करना वैसे भी आसान होता है, और वो भी अगर कंपनी भरोसे वाली हो, पुरानी पहचान वाली हो, अडानी वाली हो। वैसे ये भी सच है कि हवाई अड्डे अडानी को सबसे ऊंची बोली लगाकर मिले हैं, इसलिए इसमें कोई घपला घोटाला कहा भी नहीं जा सकता। मैं भी नहीं कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि नियमों में अगर कोई ऐसा प्रावधान होता जो होना चाहिए कि हर एयरपोर्ट एक ही कंपनी की झोली में न जाए, या हर एयरपोर्ट के लिए ऊंची बोली लगाकर भी एक ही कंपनी हासिल न कर लें कि ऐसी स्थिति आ जाए कि 1.5 दर्जन एयरपोर्ट सब अडानी का। लेकिन ऐसे नियम होंगे भी, अगर बन भी जाए तो नियमों का क्या? नियम तो बदल जाते हैं। अगर बात अडानी साहब की आती है, कल के वीडियो में मैंने आपको वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से बताया था कि कैसे अडानी की कंपनी को गोड्डा में पावर प्लांट देने के लिए सरकार ने कई नियम बदल दिए। जहां एसईजेड का प्रावधान नहीं था, वहां प्रावधान बना दिया गया। अडानी साहब के पावर प्लांट के लिए उस जगह को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया। फाइलों पर नियम बदल दिए गए। झारखंड में भी तब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी सरकार ने अडानी के पावर प्रोजेक्ट के लिए नियमों में बदलाव कर दिया ताकि अडानी साहब के मुताबिक मनमाफिक सारा काम हो। जी हां, कहीं किसी तरह की अड़चन ना आए। वो रिपोर्ट आपने देखी होगी, करीब 8 लाख लोग देख चुके हैं। नहीं देखी होगी तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। आपको पता चलेगा कि बीते सालों में मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों ने अडानी के रास्ते की अड़चनों को कैसे उखाड़ फेंका है, ऐसे जड़ से, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष के शोर शराबे, हंगामे, नारेबाजी, विरोध
संसद में गतिरोध, संसद नहीं चलने देना, ये मीटिंग्स, संसद परिसर में नारेबाजी, इससे बहुत कुछ होता दिख नहीं रहा है। वजह वही जो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, अडानी साहब से मोदी साहब के रिश्ते, अडानी साहब से अमित शाह साहब के रिश्ते, अडानी साहब का ये आसमान में इतने 3, 4, 5 सालों का जो उनकी ऊंची उड़ान है। तो बहरहाल हम इंतजार करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज अडानी को झटके कम लगे हैं। कल बाजार खुलेगा, अगले 5 दिन 7 दिन में क्या होता है इस पर हमारी नज़र होगी। इस बीच ये भी हुआ कि हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत तरह की बातें फैलाई जा रही है कि साजिशन, हम सब लोग एक बड़ी कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं अडानी के खिलाफ काम करने वाले। तो देखते हैं, इन आरोपों के बीच हम जैसे लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात कहते रहें, क्योंकि जब ऐसी बात कहते हैं जो सत्ता को अप्रिय लगे और देश में वो बड़ा तबका मीडिया का जो सत्ता को खुश करने में लगा रहता है, तो वो ऐसी नैरेटिव घटता है कि जो लोग सत्ता को असहज करने वाले सवाल पूछते हैं या ऐसे वीडियो बनाते हैं, वो कहीं से कंस्पिरेसी का हिस्सा है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुन के और बस चले जाने से काम नहीं होगा। बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबाइए और नमस्कार करते हैं।